व्हाट इज लव? फ्रीडम, मुझे कुछ करने से रोका ना जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अगर प्यार जुड़ जाता है तो एक कयामत का कॉम्बिनेशन है, लोग समझ जाए। बिकॉज यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है। इट्स जस्ट अबाउट व्हाट यू वांट टू आस्क। आपको हर रिलेशनशिप ने ये बोला है यार यू आर वेरी पॉजिटिव। मेरे को घुटन होती है, तो बहुत 24 घंटे कहाँ है, क्या कर रहे हो, वहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों, ये क्यों। जिस तरह का इंसान पार्टनर आपको चाहिए, आपको वैसा बनना ही पड़ेगा। ये मैनिफेस्टेशन के हम सारे पैरामीटर्स पे चल रहे होते हैं, बट हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसे खालीपन तभी लगता है जब उसके पेरेंट्स चले, लेकिन जब थे ना तो एक कप बैठ के चाय पीने का वक्त नहीं। इफ यू आर feeling grateful about everything, mark my words, you will get in abundance. संभाले नहीं संभलेगा, इतना है। लोग इतने ज्यादा दुखी हो गए ना कि पीछे को छोड़ के आगे को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो गया। माइंड में डर रहता है, अगेन वो हो गया तो क्या। अगर आपके 6 रिलेशनशिप टूटे हैं या 4 टूटे हैं, आप बस ये समझना उसमें कॉमन कौन था। बिकॉज यूनिवर्स सेड दिस कि जब तक उस पैटर्न की लर्निंग नहीं सीखोगे तब तक वो पैटर्न्स रिपीट होते हैं। अगर मैं कुछ मांग रही हूँ तो मैं उसे कैसे मांगूंगी? थैंक यू सो मच गॉड, आई गॉट अ पर्सन, अ पार्टनर हु इज यू नो दिस आप ये कर सकते हैं। हम ना सुनने के बाद उन सभी चीजों को फॉलो करने लगते हैं, बट स्टिल वो वर्क नहीं कर पाती है। थॉट्स ही हमारे नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव तो कभी उसका आउटकम आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में लोग अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए पार्टनर्स मार्केट में नहीं है, बट आपके पास जब भी कोई रिश्ता आ रहा है आपको किसी के लिए फीलिंग नहीं आती। एक इंसान है तो उसमें 10 चेकलिस्ट एक्सेल शीट पे जो हमने बनाई हुई है वो टिक 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 होनी है, ऐसा नहीं होता। इंडिया में 97% से ज्यादा फीमेल एक गलत पार्टनर के साथ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, और मेल गलत पार्टनर के साथ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटी। आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपकी रिलेशनशिप में होने वाले प्रॉब्लम, साथ ही अगर पार्टनर नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पार्टनर तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या स्टेप्स होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्टनर को पाने के लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहता है, इवन शादी के बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लव से जुड़े मिथ्स क्या क्या है, कैसे हमें बिहेव करना चाहिए और हमें अपने अंदर क्या बदलाव करने चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में हमारी स्पेशल गेस्ट ने दिए हैं। आध्या कुमार, जिनको इस फील्ड का कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने पर्सनली कई लोगों को इन चीज़ों के लिए ट्रेन भी किया है और कई लोगों के इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन भी दिए हैं। रेगुलर बेस पे उनके एक्सपीरियंस, उनसे जुड़ी स्टोरीज, वो सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में एक्सप्लेन की गई हैं। तो आप ज़रूर इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए और अपने सभी सवालों के जवाब लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या जी, आप यहाँ आई, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू सो मच। सो आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर कोई अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, प्रॉब्लम के बेस पर या बहुत खुशियों के बेस पर। सो हम लोग पहले तो स्टार्ट करेंगे विच इज़ ऑल अबाउट लव, रिलेशनशिप, वो गोल क्या होना चाहिए, कैसे उसे पाया जाए, कैसे वहां तक पहुंचा जाए, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। सिंपल पहला सवाल मैं पूछूंगी आपके नजरिए से, व्हाट इज लव? ओके, सो लव की जो डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग है, राइट? किसी के लिए सैक्रिफाइस हो सकती है, किसी के लिए फ्रीडम हो सकती है, किसी के लिए कुछ हो सकती है। तो मेरे लिए जो लव की डेफिनेशन है दैट इज फ्रीडम। ओके, कि आप कुछ भी कर सकते हो। बट एग्जैक्टली अगर हम प्यार की बात करें तो प्यार जब आप किसी की खुशी में खुश होते हो, किसी के दुख में आपको साथ देने का मन करता है, यू कैन कॉल इट लव। एंड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप क्या है? तो रिलेशनशिप व्हेन यू आर कनेक्टेड विद अ पर्सन, एनीवन, इट कैन बी योर partner, it can be your father, it can be your mother, your family, your friends. जब आप किसी से स्पिरिचुअली और इमोशनली कनेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। तो दैट्स हाउ वी परस्यू। बाकी जैसे मेरे लिए फ्रीडम, मुझे कुछ करने से रोका ना जाए, वो प्यार है। किसी के लिए यू नो साथ में एक कप चाय बैठ के पीना, इट्स लव। किसी के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जाना प्यार है। किसी के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़ के सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करना प्यार है। ओके, तो हर किसी के लिए, जैसे आपने कहा कि लव की जो लैंग्वेज है वो बहुत अलग अलग है। किसी के लिए ना कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना उनके लिए लव नहीं रहता। भले मेरे दिल में प्यार है लेकिन मैं उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ ना, उसके लिए वो प्यार नहीं रहेगा। तो ये लोगों को पता है, समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम एक दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं विच इज़ जो लव से कनेक्ट होने वाला है। अगर किसी के पास लव नहीं है, उसे पाना है, तो उसे हम
जैसे आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अब लव एक अलग चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग चीज़ है। आप मुझे पहले एक्सप्लेन कीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और जब ये दोनों चीज़ें साथ में आ जाती है तब क्या होता है? तो बहुत खूबसूरत बात आपने करी है कि प्यार के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अगर प्यार जुड़ जाता है तो एक कयामत का कॉम्बिनेशन है, अगर लोग समझ जाए तो। सो बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज what you want to manifest. आप क्या चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट कर सकते हो. So whatever you want in life, you can attract. कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ झूठ मानते हैं, ये इट्स कम्प्लीटली अपॉन बिलीफ, बट ये साइंस है कि जब आपकी लाइफ में वाइब्रेशंस हाई होती हैं एंड व्हेन यू वांट टू अट्रैक्ट एनीथिंग, यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है. इट्स जस्ट अबाउट व्हाट यू वांट टू आस्क. सो इट्स कंप्लीटली अबाउट योर आस्किंग. नाउ फॉर एग्जांपल, you are going somebody's place, somebody's house, and you ask just a water. So somebody will provide you water. True. Yes, you asking like, please आप मुझे एक glass पानी दे दीजिए, मुझे प्यास लगी है. They will give you water. What if you're still thirsty and you're saying कि मुझे एक glass और मिलेगा क्या? They will provide you. Right. Yes, they will provide you. लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझी, आप बहुत दूर से आए. Now you're saying मुझे ना एक glass और मिलेगा क्या, या एक bottle दे दीजिए ना. They will give you bottle also. Now अभी भी नहीं बुझी. What next? Obviously ask, or they will provide also. The thing is that you are asking and they are providing. True. इस बात पे वो आपको प्यासा नहीं जाने देंगे अपने घर से, चाहे उन्हें 2 बॉटल्स देना हो, 3 बॉटल्स देना हो, 4 बॉटल्स देना हो. बट हम ये कह के, ये सोच के पानी ना मांगे कि पता नहीं इनके घर में है या नहीं, या फिर इन्हें कैसा लगेगा. बट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्स, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि यूनिवर्स में नहीं है. यूनिवर्स में मेरे लिए 2 ग्लास पानी, 2 लीटर पानी, 200 लीटर पानी, 2000 लीटर पानी, सब कुछ है. मेरे में बस मांगने की ताकत होनी चाहिए. या मैं अपने आप को इतना छोटा क्यों समझूं कि मैं सिर्फ 1 ग्लास पानी डिजर्व करती हूँ. आई कैन आस्क एनीथिंग. सो ये कहा जाता है कि यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है. इट जस्ट यू नीड टू आस्क. Okay. So there's a very beautiful story about this law of attraction, and everything is available in the universe. So there was a guy, and 25-26 years old, and he was driving the bike. वो बाइक चला रहा था, बाइक चलाते चलाते उसका एक्सीडेंट हुआ, and unfortunately उसकी on the spot डेथ हो गई. Okay. डेथ होते ही जब obviously सोल जाती है भगवान जी के पास, तो भगवान जी के पास गया. तो सबसे पहले दरवाजा मिला कि स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा. तो जाने के बाद जब उसे दरवाजा मिला तो उसने पूछा कहाँ जाया जाए. तो उसे जवाब ये मिला कि तूने कर्म तो अच्छे किए, तो एक काम कर, स्वर्ग में जा. तो ये वाला दरवाजा ले, स्वर्ग में जा, क्योंकि तेरे कर्म अच्छे. चला गया. अब वहां जाके भगवान जी से पूछता है, अच्छा बताओ कहाँ रहना है, क्या करना है. तो पहले तो बोलता है कि मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ, आपने ऐसा ऐसा कर दिया, और मेरी अभी उम्र क्या थी, मुझे ऊपर इतनी जल्दी क्यों बुला दिया. भगवान जी बोलते हैं वो सब छोड़, तेरी यहाँ रहने की जगह है, तुझे मैंने स्वर्ग में जगह दी. जा, सीधा जाके लेफ्ट जाइयो, वहां पे एक कमरा मिलेगा, उस पे तेरा नाम लिखा है, अंदर खोल के देखना, दैट इज योर प्लेस. जाता है, जाके कमरा खोलता है, जैसे ही तो बड़ा हैरान होता है. उस कमरे में मर्सिडीज भी है, फरारी भी है, बहुत बड़ा बंगलो भी है, शैंडलियर्स हैं, सोना है, चांदी है, अच्छे कपड़े हैं, क्लोजेट्स है, शूज है, वॉचेस हैं, सब कुछ भरा हुआ है. वापस आता है भगवान जी के पास. अब लड़ता है, आप एक बात बताओ, आप बोल रहे हो मैंने अच्छे कर्म किए, मेरी उम्र 25 साल 26 साल, इतनी जल्दी मुझे ऊपर भगवान जी अपने पास बुला लिया, और अब ये बोल रहे हो ये सब मेरा है. तो मेरा है अगर, तो मुझे दिया क्यों नहीं. भगवान जी बोलते हैं तुमने कभी मांगा ही नहीं. So law of attraction is that everything is there in the universe. You just need to ask. Yeah. Exactly. Now when it comes to love, तो love भी आपका जो love vibration पे जो इंसान मैच करता है, आपके प्यार से मैच करता है, आपकी रिस्पेक्ट से मैच करता है, आपकी फीलिंग से मैच करता है, that person is there. You can attract that person. तो love और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मिल जाते हैं तो ये कमाल होता है. अच्छा, आपने मुझे कहा कि आपको मांगना पड़ेगा, ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है लाइक कि कोई है कि उनकी जिंदगी में कोई है, बट वो अगर चला गया है ना, तो हम उनके बारे में सोच कर, उनके बारे में उनसे बात कर कर शायद फिर भी कुछ एफर्ट्स लेके वापस उनको अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, राइट. बट हमें पता ही नहीं है कौन है, मुझे पता ही नहीं है कि कौन आने वाला है. मेरी जिंदगी में कोई नहीं है. अब यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? वो ऐसे काम करता है कि पहला तो मैं रियली ये बोलना चाहूंगी एंड टू योर ऑडियंस एज वेल कि प्लीज जो चला गया उसे वापस मत बुलाओ. ओके. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, बहुत चांसेस है आने के अगर आपकी वाइब्रेशन उस लेवल पे हाई है. बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी वाइब्रेशन से अगर वो इंसान अलाइंड होगा तो आपकी लाइफ में 100% आएगा.
बट अगर अलाइंड ही नहीं है तो हाँ. भगवान जी ने एग्जिट दे दी ना, हाँ. तो उस जो एग्जिट से चला गया उसको वापस क्यों बुला रहे हो आप? हाँ. रीजन बिकॉज समटाइम्स वी वांट अ स्पेसिफिक पर्सन, हाँ, लाइक जो true. हम जानते हैं जिसको कि मुझे इसी से प्यार करनी है या इसी से शादी करनी है, यही इंसान चाहिए। बट हम ये नहीं जानते कि हम कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के, वाइब्रेशंस हाई करके, एफर्मेशंस करके हम शायद 1% पा लेंगे। हाँ. पहला, हाँ. एक तो वो उसकी विल के अगेंस्ट है, दैट इज रॉन्ग। तो लाइफ में हाँ. किसी की भी विल के अगेंस्ट जाना, हाँ. it's not true, it's not good, it's not Okay, right, okay. first। and second is कि आपने, मैं कहती हूँ वापस से शायद स्पेसिफिक चाह लिया, हाँ. मिल गया, हाँ. अब मिल तो गया, हाँ. कॉन्सिक्वेंसेस पता है क्या होंगे? हाँ. You never know। so I always say this कि for example आप उसमें गए हैं, you went to a bakery shop, हाँ. आपको बहुत अच्छी चॉकलेट पेस्ट्री पसंद आई, हाँ. you're like it's very tempting, you want to have it right now, हाँ. and you just ask भैया कितने की दी चॉकलेट पेस्ट्री? तो उन्होंने बोला इतने की, चलो मुझे दे दीजिए। हाँ. अब ये वैसा ही है, हाँ. आपको चॉकलेट पेस्ट्री पसंद है, आपने मांगी, हाँ. आपको मिल गई, हाँ. आपको नहीं पता कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं हाँ. वो आपके लिए अनहेल्दी हो सकते हैं। Okay. सिमिलरली उसी के पीछे एक हाँ. बहुत बड़ा केक था, हाँ. बट आपकी नजर ही नहीं गई क्योंकि आप इतने रिजिड हो चुके थे उस पेस्ट्री के लिए हाँ. कि हाँ. आपको वही चाहिए। दैट्स हाउ इट वर्क्स कि भगवान शायद दे भी देगा अगर इतने रिजिड हो जाओगे, हाँ. बट आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता ना। अगर हाँ. गया है छोड़ के तो कुछ सोच के गया होगा। हाँ. तो पहला कि अगर एक्स है चला गया, वापस मत बुलाओ प्लीज, इट्स Okay. नॉट नेसेसरी। Okay. अगर गया है तो कुछ सोच के गया होगा ना, झगड़ के गया होगा, हाँ. ब्लेम करके गया होगा, या ऐसे ही साइलेंटली चला गया होगा, तो कुछ तो रीजन होगा। True. जरूरत नहीं है। बट जब आपको नहीं पता, हाँ. अब आपके दूसरे सवाल पर आते हाँ. हैं कि आपको नहीं पता कौन है। हाँ. We don't attract a specific person, हाँ. we always attract a special person, Okay. right? हाँ. And हमेशा जब हम attract करने की बात करते हैं, we don't attract a face, a personality, we attract qualities। So Okay. now इस यूनिवर्स में अगर कोई भी लड़का ऐसा है, भगवान जी प्लीज कि कोई भी अगर ऐसा है जो मुझे रिस्पेक्ट दे, हाँ. जो मुझे फ्रीडम दे, हाँ. जो मेरी बात को समझ जाए, जो मेरे लिए इमोशनल अवेलेबल हो, हाँ. जो मुझे रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे। हाँ. नाउ यू हैविंग द क्वालिटीज लिस्ट, Okay. आप उससे मैच करता हुआ, हाँ. और आपकी वाइब्रेशन से जो मैच करेगा, जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस इंसान के साथ अलाइन करेगा। Okay. चाहे वो पार्टी में मिले, ऑफिस में मिले, गेट टुगेदर में मिले, किट्टी में मिले, कहीं भी मिले, या हाँ. वेकेशन पे मिले, या हाँ. चलती ट्रेन में मिले। कहते हैं ना हाँ. लोगों को कई हाँ. बार ट्रेन में भी ट्रेन में प्यार मिल होता है। जाए। हाँ. वो कहीं भी मिलेगा, बट इफ इट्स देयर, हाँ. वो आपको जरूर मिलेगा। Okay. अगर वो आपकी वाइब्रेशन से अलाइन करेगा तो वो 100% आपको मिलेगा। Okay. तो आप क्या करते हो? आप यूनिवर्स से मांगते हो, यू नो। तो आप जब भी भगवान जी के आगे पूजा करते हो, यूनिवर्स को बोलते हो कि अगर कोई ऐसा है जो ये क्वालिटी रखता है, तो प्लीज आप मेरे को लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए। दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट। सो लेट्स से my husband is a perfect example of that। Okay. So I manifested him like this only। हाँ. But इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, that when it comes to, because लोग कई बार ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अलग वे में भी ले जाते हैं कि फिर ऐसे तो आप सलमान खान को भी हाँ. पालो और शाहरुख खान को भी Exactly. पालो। हाँ. सोचने लग- बट मैंने कहा ना, जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करेगा वही आपको मिलेगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट जिस तरह का इंसान पार्टनर आपको चाहिए, हाँ. आपको वैसा बनना भी पड़ेगा। हाँ. तब एनर्जीज अलाइन होती हैं, Okay. तब वाइब्रेशंस अलाइन होती हैं। हाँ. फॉर एग्जांपल, यू वांट अ गाय who's hardworking, then become a hardworking, no? If you want a person who is loyal, then become a loyal person। If you want a person जो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके पेरेंट्स की करे, तो आपको भी उतनी ही करनी पड़ेगी। Okay. Exactly। हाँ. तब ये एनर्जीज अलाइन होती हाँ, हैं, हाँ, हाँ. और यूनिवर्स आपके पास भेजता है। अब आपने ये एक्सप्लेन कर दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पाने के भाई चांसेस क्या क्या बन पाते हैं। अब ना स्टेप वाइज इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि आखिर क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वहां तक जाया जा सकता है। सो वो 5 प्रोसेस या 3 प्रोसेस जो भी स्टेप्स हैं आप मुझे बताइए वन सिंगल लाइन में, एंड देन हम उसको फिर एलाबरेट करते हैं कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है। ओके, तो इसको मैं ऐसे लेके चल सकते हैं, लाइक आस्क, ओके, फील, ओके, बिलीव, हाँ, एंड रिसीव, ओके, एंड ग्रैटिट्यूड। सो आपने ये 5 स्टेप बताया, फर्स्ट विच इज आस्क, क्लैरिटी, फील, या फिर उसको हम वाइब्रेशन में भी बोल सकते हैं, रिसीव और ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले अब हम समझेंगे व्हाट इज आस्क। आस्क मीन यू नीड टू आस्क व्हाट यू वांट। ओके, आम खाने का मन है तो बोलोगे ना कि आम हाँ, चाहिए। अब हाँ, कोई अगर एप्पल ऑफर करेगा, दैट यू डोंट वांट टू हैव एन एप्पल, यू वांट टू हैव एन मैंगो, यू वांट टू हैव अ मैंगो। तो हमें वो आस्क, पूछना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम ना कई बार कि जैसे बहुत लोगों को आपने सुना होगा, जो मेरा होगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा। हाँ, 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 तो वो जो क्या होगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट आस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड इज क्लैरिटी। क्लैरिटी मींस यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो अगर आस्क में हम
कपल का एग्जांपल जोड़े कि हाँ. मुझे कैसा इंसान, मतलब मुझे चाहिए, हाँ. सबसे पहला मुझे पार्टनर चाहिए, आई एम रेडी. हाँ. नाउ क्लैरिटी मींस कैसा चाहिए. हम्म. अब आपकी क्लैरिटी में हाइट है, हाँ. कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्या है, आप जो आउटलुक पे जाते हैं, हाँ. मेरे ख्याल से मेरे सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा इसको साइड रखें, आप गो फॉर द क्वालिटीज. ओके. रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्यार करने वाला होना चाहिए, इमोशनल अवेलेबल होना चाहिए, मेरे को स्पेशल फील कराए, ऐसा होना चाहिए. देन यू शुड हैव अ क्लैरिटी. नाउ व्हाट नेक्स्ट इज फीलिंग एंड वाइब्रेशंस. हाँ. समटाइम्स मुझे क्लैरिटी है, आई नीड अ टॉल हैंडसम गाय और सैलरी होनी चाहिए और ये व्हाटएवर. बट फिर मेरे को क्या लगा फीलिंग, बट मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ. हाँ. तो उससे तो कोई और भी टॉल हैंडसम होगा. हाँ. तो फिर वो भी तो अपने जैसी ढूंढेगा. हाँ, 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 तो उसकी चेकलिस्ट भी अलग होगी. हाँ. तो मैं ढूंढ रही हूँ कि इतना सैलरी उसका होना चाहिए, बट मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है. हाँ. तो यू नो इफ आई एम लुकिंग फॉर अ डॉक्टर, तो क्या डॉक्टर मुझे ग्रेजुएट लड़की को लेके जाएगा? जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. फिर वो भी डॉक्टर ही ढूंढेगा ना, बिकॉज़ वो होता है. तो वी शुड हैव अ क्लैरिटी अबाउट, मतलब वी शुड हैव अ फीलिंग्स अबाउट वाइब्रेशंस की. डाउट नहीं करना. हाँ. whatever you're asking, डाउट नहीं करना. तो जब हम उसके साथ फीलिंग्स जोड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग बोलते हैं मुझे 10 करोड़ कमाने हैं, बट पता है कि खाते में मेरे सिर्फ 4,000 या 2,500 पड़े हैं, तो वो 4 करोड़ हो जाए. सो वो जो फीलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो जाएगा, मतलब मैं कर सकता हूँ, मिल जाएगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट इज रिसीव. तो जब आपका वो होता है, मतलब जब आपका वो अट्रैक्शन होने वाला होता है, आपको उसे रिसीव करने के लिए रेडी रहना है. तो रिसीव करने के लिए आपको रेडी होना बहुत जरूरी है. आप बार बार ये सोचो कि नहीं, मुझ तक नहीं आएगा, ये कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी इस लेवल की होगी. मुझे लगता है ठीक है, छोटा सा एक गेट टुगेदर होगा. इस लेवल की हाई फाई फिल्मी शादी, बॉलीवुड शादी मेरी नहीं होगी. तो वो आपको ना रिसीव करने के लिए बहुत रहना है. और इसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड मीन्स आप रेडी हैं. बट मैं क्या करती हूँ, जब मैं मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ, आई ऑलवेज से दिस, ग्रैटिट्यूड को नंबर 1 पे ले जाओ. ओके. सबसे पहले रीजन कि सबसे पहले उसके लिए थैंक यू बोलो जो मेरे पास है. ओके. हम वो भूल जाते हैं. हम हमारी वाइब्रेशंस इतनी नेगेटिव हो चुकी है ना आज की तारीख में. मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छा दोस्त नहीं है, मेरे पास अच्छा पार्टनर नहीं है, मेरी शादी कब होगी, मेरे को एंगेज हुए टाइम हो गया, मेरे साथ के निकले जा रहे हैं. तो हमारी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाती है कि पॉजिटिव की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता. तो आई ऑलवेज सजेस्ट दिस कि हैव अ ग्रैटिट्यूड ऑन टॉप ऑफ इट फॉर 2 reasons. Number 1, that whatever you have in your life, be grateful. Okay. कि मेरे पास जो कुछ भी है, whatever I have, parents, family, friends, दोस्त, college degree, whatever, I am grateful for it. And I am ready to receive more. Okay. तो which is a positive we can say. हाँ. Exactly. तो हम बस क्या होता है कि हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, ये मैनिफेस्टेशन के हम सारे पैरामीटर्स पे चल रहे होते हैं, बट हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारे पास है उसके लिए भी. कहते हैं ना कि ऐसा क्यों है आज इंसान वही चाह रहा है जो उसके पास नहीं है. वो क्यों भाग. हाँ, शुक्रगुजार क्यों नहीं है उन चीजों. शुक्रगुजार क्यों नहीं है. क्यों उन चीजों, वो सिर्फ उसी चीजों पे ध्यान जाता है उसका जो उसके पास नहीं है. कहते हैं ना कि जैसे एग्जांपल लेते हैं पेरेंट्स का, उसे खालीपन तभी लगता है जब उसके पेरेंट्स चले जाते हैं. लेकिन जब थे ना, तो एक कप बैठ के चाय पीने का वक्त नहीं था. Very true. आज लेट हो रहा है, आज ऑफिस है, प्लीज कॉल मत करना, आज मुझे खाना नहीं खाना, खाना बचा हुआ आ गया, एंड मम्मी इज आस्किंग कैसा बना था. वी डोंट हैव अ मिनट टू रिसीव मॉम्स कॉल. सो लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उनका खालीपन लगता है. सिमिलरली विद रिलेशनशिप, जब है तो उनकी कदर नहीं है हमारे पास, और जब चले जाते हैं तो खाली लगता है. सो जब जो मैंने स्टेप्स बताए, आई ऑलवेज से दिस, ग्रैटिट्यूड को नंबर 1 पे रखिए. इफ यू आर फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग, मार्क माय वर्ड्स, यू विल गेट इन अबंडेंस. संभाले नहीं संभलेगा, इतना आएगा. ओके. सो जैसे आपने ये सारी स्टेप क्लियर की, फर्स्ट विच इज आस्क, आपने बताया कि आप पहले मांगो आपको क्या चाहिए. कई बार ना हमें क्या चाहिए यही हमें नहीं पता होता. इंसान के अंदर ना खालीपन बहुत ज्यादा है. आप एक बात नोटिस करेंगी, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, किसी भी सोशल मीडिया आप साइट पे चले जाइए, सबसे ज्यादा अगर वायरल कोट्स किसी के हैं, सबसे ज्यादा वायरल रील्स या वायरल वीडियोस के कौन सी चीज के हैं, विच इज ब्रेकअप्स, है ना, लव नहीं मिल पाना, है ना, दुख है, छोड़ के चली गई या फिर छोड़ के चला गया, डिवोर्स हो गए. सो लोग इतने ज्यादा दुखी हो गए ना कि पीछे को छोड़ के आगे को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो गया. माइंड में डर रहता है, अगेन वो हो गया तो क्या, अगेन वो हो गया तो क्या. तो पास्ट को छोड़ना एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर हम आएंगे, बट पहले क्या मांगे, वो क्लियरिटी कैसे आए माइंड में, इसके बारे में मुझे जानना है.
कंफ्यूजन इसलिए कि पास्ट बैगेजेस हैं, लाइक हाँ, यू हैव शेयर्ड। हाँ, तो ना जब हमारे पास पास्ट बैगेजेस होते हैं या हाँ, हमारे फेल्ड रिलेशनशिप होते हैं, हाँ, चाहे 2 हो, 1 हो, 3 हो, 6 हो, हाँ, डजंट मैटर, हाँ, सबका अपना हाँ, अपना है। बट जब हमारे पास फेल्ड रिलेशनशिप होते हैं या पास्ट बैगेजेस होते हैं ना, हमें हमेशा समझने की जरूरत है, ये क्लैरिटी लेने की जरूरत है कि हमारा पैटर्न क्या है। हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके 6 रिलेशनशिप टूटे हैं या 4 टूटे हैं, आप हाँ, बस ये समझना उसमें कॉमन कौन था। हाँ, दैट okay, मीन्स true. चेंज होने की जरूरत किसको है, हाँ, आपको हाँ, या मुझे, फॉर हाँ, एग्जाम्पल, राइट। तो ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये समझना कि मेरे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे 6 रिलेशनशिप रहे या 4 रहे, हाँ, 4 के 4 ने अगर मुझे चीट किया हाँ, तो क्या रीजन है। हाँ, 4 के 4 अगर इमोशनल अवेलेबल नहीं थे हाँ, तो क्या रीजन है। हाँ, 4 के 4 ने अगर मुझे ये बोला कि तुमसे तो कौन ही प्यार करेगा, हाँ, हाँ, तो इसका क्या रीजन है। तो हमें वो रीजन समझने की जरूरत है, एंड वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दोस पैटर्न्स। कहते हैं कि अगर आपने पैटर्न्स नहीं समझे हाँ, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपने अगर क्लियर ध्यान देके वो पैटर्न्स नहीं समझे कि आपके साथ बार बार धोखा क्यों हो रहा है, रिलेशनशिप क्यों टूट रहा है, हाँ, तो वो वापस से रिपीट होंगे। ओके, वाई? बिकॉज यूनिवर्स सेड दिस हाँ, कि जब तक उस पैटर्न की लर्निंग नहीं सीखोगे हाँ, तब तक वो पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। सो इट्स बेटर हाँ, कि आप देखो कि आपके रिलेशनशिप में कहाँ गड़बड़ है, हाँ, उस पैटर्न को नोटिस करो, उस पर काम करो, हाँ, एंड देन वर्क फॉर द नेक्स्ट रिलेशनशिप। हाँ, जैसे आपको हर रिलेशनशिप ने ये बोला है यार यू आर वेरी पॉजिटिव, हाँ, मेरे को घुटन होती है, हाँ, वो बहुत 24 घंटे कहाँ हैं, क्या कर रहे हो, वहां हाँ, क्यों गए, वहां हाँ, क्यों किया, ये क्यों हाँ, किया। हाँ, तो वो पॉजिटिवनेस का रीजन होता है अगर आपके 4 में से 3 रिलेशनशिप पार्टनर्स ने ये बोला कि आप बहुत पॉजिटिव हो, देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट रीजन। नाउ समवेयर बचपन का ट्रॉमा, चाइल्डहुड, पेरेंटिंग, व्हाटएवर, कोई तो रीजन रहा है जहां से ये पॉजिटिवनेस आई है। ट्रू, क्यों? शायद किसी ने उतना प्यार नहीं किया जितना मिलना था, हाँ, शायद किसी ने उतना गोदी नहीं उठाया, शायद किसी ने उतना वैलिडेट नहीं करा, हाँ, वैल्यू नहीं किया। नाउ यू आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन कि ये मुझे कहीं छोड़ के चला ना जाए। हाँ, या आपने कहीं अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप में या कजिन्स के रिलेशनशिप में ये देखा कि जो भी आता है वो छोड़ के चला जाता है, या आपने अपने केस में देखा कि मुझे जो भी प्यार करता है वो छोड़ के चला जाता है। नाउ यू हैव समवेयर इन योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कि आपको लगता है नेक्स्ट जो भी आएगा वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। इस वजह से आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में इतने पॉजिटिव हो जाते हो कि सामने वाले का दम घुटने लगता है। तो बेसिकली आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करने की जरूरत है कि आई एम इनफ, मुझे अपनी खुशी के लिए कोई और नहीं चाहिए। हाँ, कोई और मिलेगा तो वो डबल जरूर हो जाएगी, हाँ, हाँ, बट अपनी खुशी के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। तो मुझे वो पॉजिटिवनेस होना छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे जो वो डर है ना, हाँ, जो कहीं समवेयर चाइल्डहुड ट्रॉमा है या हाँ, जो हील नहीं हुआ अभी तक, हाँ, हमें वो पैटर्न समझने की जरूरत है, इसलिए हम पॉजिटिव हैं। हाँ, तो रिलेशनशिप में ये समझना, ये क्लैरिटी तब आती है जब आप उन पैटर्न्स को नोटिस करना शुरू करते हाँ, हैं, हाँ, एंड देन यू राइट कि हाँ, आपको क्या चाहिए। यू मेक आउट अ लिस्ट। नो, हम्म, हर कोई बनाता है, मेल की एक अपनी लिस्ट होती है, उसे True. कैसी ठाएं लड़की हाँ, चाहिए, ये हाँ, करनी हाँ, चाहिए, वो करनी चाहिए। तो फीमेल्स की भी अपनी लिस्ट होती है हाँ, कि हाँ। उन्हें ऐसा लड़का चाहिए। मतलब मैं ये कहूंगी आस्क और क्लियरिटी को हम थोड़ा सा साथ में रख सकते हैं। पहले तो हमारे माइंड में हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, तभी हम मांगेंगे। ट्रू, तभी हम मांगेंगे। अब इसको थोड़ा सा और अगर स्पेसिफिक लाना है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन लड़का मिलेगा। ट्रू, आपने कहा कि क्वालिटीज के ऊपर काम करता है। फिर मैं अपनी वो सारी चीजें लिखूंगी कि मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है, एंड देन फिर मैं मांगूंगी, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसे काम करेगा, कितने दिन तक हमें करना है, कैसे करना है, ऑब्वियसली उसके लिए भी एक प्रोसेस होगी कि अगर मैं कुछ मांग रही हूँ तो मैं उसे कैसे मांगूंगी। अगर मेरे माइंड में क्लियरिटी है कि हाँ मुझे ये 4 क्वालिटीज वाला लड़का चाहिए, अब मैं मांग रही हूँ, तो वो क्या प्रोसेस होगी, अब वो एक्सप्लेन कीजिए आप। ओके, तो सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बोला कि कितने दिन लगेंगे। हाँ, हाँ, ये बहुत लोग सवाल पूछते हाँ, हैं, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब हम बीमार होते हैं, हाँ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें बुखार हुआ फॉर हाँ, एग्जाम्पल, हम डॉक्टर के पास गए। अब क्या लगता है कि डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है वो सबको सेम देता है? ऑब्वियसली नहीं, है ना। हाँ, किसी को लगते हैं फीवर से उठने में हाँ, 5 दिन, किसी हाँ, को लगते हैं 7 दिन, किसी को लगते हैं 15 दिन, किसी का कफ 2 दिन में ठीक होता है, किसी को 15 दिन लगते हैं, हाँ, किसी को हनी भी खाना होता है, किसी को मोलेटी भी खानी होती है, सब कुछ। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। okay, सिमिलरली इट डिपेंड्स सोल टू सोल कि किसको कितना वक्त लगेगा। तो हम्म, ये कहना बहुत मुश्किल है कि मुझे 21 दिन के अंदर BMW चाहिए और वो मिल जाएगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट, हाँ, राइट। मिल भी सकते हैं, यू नेवर नो, बट हम कहते हैं कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमें उसके लिए चीजें करनी जरूरी है, ठीक है। तो जैसे हमने आस्क बिलीव रिसीव में करा, उसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो समहाउ मैं मिस कर गई, जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। दैट इज जो आपने आई अब एक्शन पार्ट पे।
ओके हाँ. तो वो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ. कि एक्शन लेना बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट। हमने कहा ना आस्क बिलीव रिसीव हाँ, वाले में हाँ. एक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उसको थर्ड नंबर पे रख सकते हैं? रख सकते हैं, हाँ, बिल्कुल ओके, रख सकते हैं, थर्ड ओके, पे भी रख सकते हो, फोर्थ पे भी रख सकते हो, ओके. लेकिन एक्शन लेना इंपॉर्टेंट हाँ. है। तो एक्चुअली अब हम उस एक्शन को इलाबोरेट कर रहे ओके, हैं कि अब हाँ, हम एक्शन को समझते हैं हाँ, कि एक्शन क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ. तो जो आपने बोला कि क्या करना चाहिए, दैट इज एक्शन। ओके. नाउ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं चाहे 50,000 डायरियां भर लूं लिख लिख के कि मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं होगा जब तक मैं एक्शन नहीं लूंगी। ओके. हाँ. तो वो एक्शन क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एफर्मेशंस लिख सकते हैं। हाँ. ओके, एफर्मेशन में थैंक यू सो मच गॉड, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव अ पर्सन लाइक हु इज रिस्पेक्टिंग मी, वैल्यूइंग मी, प्यार करता है, ये करता है। तो हम इस तरह के एफर्मेशंस बना सकते हैं कि ये मेरे साथ हो चुका है। हाँ. हम इस तरह के एफर्मेशन, थैंक यू सो मच गॉड, आई गॉट अ पर्सन, अ पार्टनर हु इज दिस 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 दिस। आप ये कर सकते हो। ये एफर्मेशंस आप दिन में 3 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, सोने से पहले लिख लो, उठने के बाद लिख लो, आप ये कर सकते हो। एवरी टाइम हमें लिखना है या हम सिर्फ रीड कर सकते हैं लिखा कभी हुआ? आप लिख सकते हो, कभी आप रीड कर सकते हो, बिकॉज बट कहा जाता है जब आप लिखते हो आप 100% फोकस्ड होते हो, आपके Okay. दिमाग में कुछ और चल नहीं रहा चले. होता। हाँ. लेकिन जब आप सोच रहे होते हो, विजुलाइज कर रहे होते हो, तो बहुत चीजें आपके दिमाग में चल रही होती ओके. हाँ. तो लिख के आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो जैसे इसमें भी टेक्निक्स आती हैं। फॉर एग्जांपल 369 एक टेक्निक आती है ओके. कि कोई चीज अगर आपको चाहिए, एफर्मेशंस लिखनी है, तो आप 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर में और शाम को 9 बार 369 आप कर सकते हो। उसको टेक्सला टेक्निक भी बोलते हैं। ओके. तो ये आप लोग जॉब के लिए भी करते हैं, रिलेशनशिप के लिए करते हैं, हेल्थ के लिए करते हैं, जिस भी चीज के लिए करते हैं, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। और 369 टेक्सला टेक्निक बोलते हैं। सेम एफर्मेशन आप सुबह 3 बार लिखेंगे, दोपहर में आफ्टरनून में 6 बार और रात में आप 9 बार लिखेंगे। तो ऐसे कर सकते ओके. हाँ. हैं। यस, आपको इतना नहीं करना, आप दिन में 5 बार लिख लीजिए, शाम को 5 बार लिखिए, 3 बार, 2 बार, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। दैट इज वन। सेकेंड इज विजुअलाइजेशन। नाउ यू हैव टू बी इन दैट स्टेट, विजुअलाइज करना कि जैसे मुझे एक पार्टनर अगर अच्छा मिल गया या मैं किसी से शादी विजुअलाइज कर रही हूँ, तो ओके छोटी छोटी सेरेमनीज चल रही हैं, हल्दी हो रही है, आप विजुअलाइज कर रहे हो मैंने ये पहना है, आप विजुअलाइज कर रहे हो मेरे पेरेंट्स भी खुश नजर आ रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग सो मच, आप ये सब विजुअलाइज कर रहे हो। आप सोते टाइम विजुअलाइज करेंगे तो आपको ड्रीम्स सबकॉन्शियस माइंड में उसी से रिलेटेड आएंगे। आप सुबह उठ के विजुअलाइज करेंगे, देन काम पे जाएंगे तो आपकी एनर्जी उस तरीके से बहुत हाई होगी, तो आप विजुअलाइज कर सकते हो। एंड थर्ड इज ग्रैटिट्यूड। आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो कि जो है उसके लिए थैंक यू, और जो आने वाला है मैं रेडी हूँ उसके लिए। ये आप कर सकते हो। एंड वन टेक्निक यू कैन डू इज, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज अ मिरर वर्क। ओके. हाँ, आप रोज सुबह उठते ही अपनी शक्ल, या जब भी आपका टाइम लगे, मन करे, आप खुद को आईने में देखिए और बोलिए मैं वर्दी हूँ। आप खुद को आईने में देख के बोलिए आई एम वर्दी। आप खुद को आईने में देख के बोलिए आई डिजर्व बेटर, आई डिजर्व अ पर्सन लाइक दिस, आई डिजर्व अ पर्सन लाइक दिस। आप ये कर सकते हो। अब इसके साथ एक इंस्पायर्ड एक्शन क्या है, विच इज 2। वन इज कि आपको खुद पे भी काम करना है। जैसे मैंने कहा, आपको एक हेल्दी पार्टनर चाहिए, यू नीड टू बी हेल्दी योरसेल्फ। आपको एक सुंदर पार्टनर चाहिए, आपको खुद भी ध्यान रखना होगा। आपको एक पार्टनर चाहिए जो स्पिरिचुअल हो, तो आपको भी वो स्पिरिचुअल बेस पे अपनी एनर्जीज अलाइन करनी पड़ेगी। एक ये हो गया इंस्पायर्ड एक्शन। एंड दूसरा इंस्पायर्ड एक्शन इज कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर बैठ के सिर्फ लिखने से पार्टनर नहीं आएगा। तो चाहे आपको ऑफिस जाना हो, आपको फंक्शंस में जाना हो, आपको कोई एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना हो, आपको कोई एक्टिविटी क्लास ज्वाइन करनी हो, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे किसी इंसान का एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या मैनिफेस्टेशन है कि मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, तो उसे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ लिखने से, सिर्फ विजुअलाइज करने से और सिर्फ शीशे में खड़े होकर खुद को देखने से नहीं होगा। तो इंस्पायर्ड एक्शन लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके. तो ये सारी जो आपने चीज़ें एक्सप्लेन की कि आप लिखो, उसे इमेजिन करो, मिरर के सामने बोलो, और लिखने के मामले में भी आपने वो जो फॉर्मूला बताया 369, ये सारी चीज़ें अप्लाई तो हम तब कर पाएंगे ना जब हमारा माइंड भी इन चीज़ों को लेके पॉजिटिव हो पाएगा। ट्रू। कई बार ऐसा होता है कि हम ना सुनने के बाद उन सभी चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं, बट स्टिल वो वर्क नहीं कर पाती हैं। तो क्या वहाँ पे वाइब्रेशंस की कमी है? अगर हाँ, तो वो वाइब्रेशंस कैसे लाई जाए? 100% आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि 100% वाइब्रेशंस की कमी है। जब किसी चीज में हम फीलिंग नहीं डालते, कहते हैं ना कि ऐसा क्यों होता है, हम बोलते हैं कि माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा, क्योंकि वो पूरी फीलिंग से अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बनाती है। लेकिन ऐसा हम जब हाउस हेल्प का खाना खाते हैं या मेड्स का खाना खाते हैं हाथ का, तो हमें वो टेस्ट नहीं आता। तो किसी भी काम को जब हम करते हैं उसमें फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज समझते हैं, किसान देखे हमने, किसान जब बीज बोने जाता है क्या सोच के जाता होगा?
ऑब्वियसली इस चीज के साथ कि मुझे लोगों तक खाने को पहुंचाना है और पहले तो अपने घर तक भी खाने के लिए लाना है। yes. उसके थॉट में क्या चल रहा होता है, फसल अच्छी होगी तो इस बार अच्छी फसल होगी, अच्छे बीज बोऊंगा तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो अच्छी बिक्री होगी, बिक्री अच्छी होगी तो अच्छे पैसे आएंगे, अच्छे पैसे आएंगे तो मैं ये करूंगा। एग्जैक्टली। अगर वो पहला ही सीड नेगेटिव थॉट से जाएगा तो क्या फसल अच्छी होगी? आंसर इज नो। सिमिलरली विद आवर थॉट्स कि अगर हम पहले थॉट्स ही हमारे नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव तो कभी उसका आउटकम आएगा ही नहीं। हमें अपनी वाइब्रेशंस पे काम करना बहुत जरूरी है। ओके। हमें वो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए आपको जो लगता है, आपको जर्नल लिखना अच्छा लगता है, आपको कोई मेडिटेशन क्लास करना अच्छा लगता है, आपको योगा अच्छी लगती है, आपको वो सोर्सेज ढूंढने जिससे आप अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रख सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वाइब्रेशन आपके किसी भी थॉट में, किसी भी सपने में नहीं है तो वो काम नहीं करेगी 100%। एक वक्त के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि हम रिलेशनशिप को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं? 100% कह सकते हैं। रीजन जैसे मैंने ग्रेटफुल होने का रीजन जो शेयर किया कि हम वो नहीं करते हैं, हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। दिस इज नॉट अबाउट रिलेशनशिप, दिस इज रिलेटेड विद एवरी रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड। जैसे पेरेंट्स हैं, कहाँ जाएंगे, यही तो है, नहीं फोन उठाया कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, वीडियो कॉल आज मिस कर दिया कर लेंगे, तो वी टेक फॉर ग्रांटेड। बच्चों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मेरे है ना, कहाँ जाएंगे, मैं गाली भी दे दूं, गुस्सा भी कर दूं, प्यार भी कर दूं, मोहब्बत भी दिखा दूं, कुछ भी कर दूं, ये मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। पार्टनर है, जब तक शादी नहीं होती तब तक तो वो एक टॉपिक है, लेकिन जैसी शादी हो गई अब कहाँ जाएगा, अब कहीं नहीं जाएगा ना, तो मैं इसका, ये मेरी, ये मेरा वाला सीन हो गया, तो ये कहाँ जाएगा। तो जब इन वजह से हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, इसीलिए हम मैरिजेस में या रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने बंद कर देते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम एफर्ट्स डालने बंद कर देते हैं तो फिर वो बोरिंग लगने लगता है रिलेशनशिप, और हमें लगता है कि फॉर ग्रांटेड है, मतलब ठीक है, अगर मैंने आई लव यू नहीं बोला तो कहीं जा रही है मुझे छोड़ के, अगर मैंने फ्लावर्स ला के नहीं दिए क्या हो गया, अगर मैं बर्थडे भूल भी गई या भूल गया, लड़कियां तो खैर नहीं भूलती है जल्दी से, बट मैं भूल गया, फाइन, नो इट्स ओके, अगली बार कर दूंगा। एनिवर्सरी पे इस बार गिफ्ट नहीं दिया, अगली बार, इस बार वेकेशंस पे नहीं ले गया, अगली बार। तो हम ये सोचने लगते हैं कि फॉर ग्रांटेड की कहाँ ही जाएगी, बट आपको नहीं पता आपके हर एक एक्शन से, हर एक वर्ड से शायद ना हो फिर भी, लेकिन हर एक एक्शन से सामने वाले के दिल पे बहुत ज्यादा हर्ट होता है, वो इमोशनली हर्ट होता है, उसको तकलीफ होती है, उसको दुख होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा इंसान है जो काफी नेगेटिव है, ये मैं आपको किसी के बारे में बता रही हूँ, हाँ, कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा उन चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो गया है, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से एक एज होती है कि इंसान ना बहुत वक्त तक स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में अपने करियर को लेके, एंड देन ही और शी अगेन स्ट्रगलिंग फॉर देयर पार्टनर्स, राइट, और हम उन्हें वो सही पार्टनर मिल भी नहीं पा रहा है। शादी.com हो गया, अदर सोशल मीडिया साइट्स हैं जहाँ पे आजकल लोग मिलने लगे हैं अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए, या फिर फैमिली की तरफ से जो अरेंज मैरिज वाले रिश्ते एंड ऑल आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतने लंबे टाइम से अलग अलग रिश्तों को देख के ना लोग थकते हैं और वो फीलिंग मर जाती है, फीलिंग नहीं आती किसी के लिए भी, बहुत सारे रिश्ते देखने के बाद भी। ये एक बहुत बड़ा एक इशू है आपके लोगों का, मैं ये कह सकती हूँ, जो शादी के लिए सोच रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में लोग अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए पार्टनर्स मार्केट में नहीं है, बट आपके पास जब भी कोई रिश्ता आ रहा है, फिर वो लव मैरिज वाला हो या अरेंज मैरिज वाला हो, या फिर हम किसी से अननोइंगली मिल रहे हैं, आपको किसी के लिए फीलिंग नहीं आती है। सो इस मोमेंट पे क्या करे इंसान, क्योंकि ये आप समझ लीजिए एन नंबर ऑफ यंगस्टर्स जो है ना, उनकी तरफ से मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आपका सवाल बहुत वैलिड है और ये आज की तारीख में एक्चुअली हो गया। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी, जैसे अभी आपने बोला ना कि ऑप्शंस बहुत हो गए, द प्रॉब्लम इज ऑप्शंस बहुत हो गए। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि पहले जब हम ट्रैवल करते थे ना, तो हमें पता होता था कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें जयपुर जाना है या हमें मुंबई जाना है या हम बाय रोड कहीं भी जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो रास्ते में ना ढाबा पड़ेगा, हम उस ढाबे पे रुक के खाना खाएंगे। अब वो ढाबा बड़ा मजेदार होता था, उस पे बड़े, लेकिन उस ढाबे पे ना ऑप्शन 2-4, दाल मखनी हो गई आपका, एक ये हो गया, बटर नान हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक लस्सी हो गई, गुड़ हो गया, ये सब हो गया, आप उसे खा के बड़े हैप्पी हो गए। अब क्या हो गया, अब ऑप्शंस आ गए, अब एक ही आउटलेट पे मैकडॉनल्ड्स भी है, वैंगो भी है ना, KFC भी है, ये भी है, वो भी है। ऑप्शंस आने में क्या होता है, इंसान कंफ्यूज होता है, वो ले ही नहीं पाता डिसीजन कि मैं क्या खाऊं, और कई बार वो खा के खुश हो जाता है, और कई बार बोलता है नहीं यार, मैं इसकी जगह ये ट्राई करता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, अगली बार कभी ट्रिप पे आऊंगा ना तो मैं अब इसमें नहीं जाऊंगा, मैं इसमें जाऊंगा। सिमिलरली ऑप्शंस बहुत हो गए, अब ये जो राइट कल्चर स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप कल्चर आया, ये ऑप्शंस बहुत हो गए, है ना, इमोशनल अनअवेलेबल हो गया इंसान।
आजकल की जनरेशन इज मोर फोकस्ड ऑन द करियर, है ना, True, सेटलमेंट पे हाँ। फोकस कर रही है। हम्म। उनको अभी नहीं चाहिए कुछ भी, फ्रीडम चाहिए उन्हें, अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, नथिंग रॉन्ग इन हाँ इट। उन्हें अपनी फ्रीडम प्यारी है, उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें हाँ। लाइफ में ग्रो करना है, तो अभी वो रिश्तों में बनना नहीं चाहते। बट हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हमने, तो फीलिंग कब खत्म होती है पता है, जब हम हाँ। ऑप्शंस बहुत सारे हमने देख लिए। जैसे हाँ। कई बार आपको होता ना कि अब लाइफ में, हर इंसान के लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है, एक स्टेज वो आती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, खाने के लिए पैसे नहीं होते। हाँ एक आती है कि खाने के लिए अब पैसे हैं, हाँ। वैरायटी भी है। हाँ लेकिन एक स्टेज आती है कि आप वैरायटी भी है, पैसे भी है, मैकडॉनल्ड्स भी है, KFC भी है, सब कुछ है, हाँ। बट मुझे दाल चावल खाना है ना? ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ मुझे दाल चावल खाना है, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। हाँ। तो एक स्टेज वो भी आती है। हाँ। तो ये ना, ये अभी हमें क्या हो गया ना कि हाँ। हम वो ऑप्शंस इतने ज्यादा हमारे पास लाइफ में हो गए हैं हाँ कि हमारी ना वो फीलिंग खत्म हो गई है। हाँ तो हम वो सिंप्लिसिटी ढूंढ रहे हैं, वो सिंप्लिसिटी हमें कहीं मिल नहीं रही। हाँ एंड समटाइम्स वी आर नॉट रेडी फॉर द मैरिज, वी जस्ट वांट टू मैरी बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग मैरिड, तो हाँ। हमें शादी करनी है। ओके। हाँ तो वो ना फीलिंग हमें ये समझना है कि हमारे लिए हम्म। शादी का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, वो हाँ। मेरी लाइफ में क्या लेकर आने वाला है। हाँ हाँ अगर मुझे इसकी क्लैरिटी है हाँ तो फीलिंग अपने आप आ जाएगी। हाँ शादी अगर मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पेरेंट्स को खुश रखना है, हाँ तो वो फीलिंग कभी नहीं आएगी। हाँ शादी अगर मुझे इसलिए करनी है कि ठीक है मेरे कजन की चल गई, इसकी चल गई, मेरी भी चल जाएगी, हाँ। निभा लेंगे, हाँ तो वो आप शायद 1 साल निभा लोगे, 2 साल निभा लोगे, 5 साल के बाद आपको बोरियत लगने लगेगी। हाँ शादी अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि कोई मेरे खालीपन को दूर करेगा, हाँ, हाँ, तो हाँ। आपको फीलिंग कभी नहीं आएगी। हाँ। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हाँ बट शादी आप इसलिए कर रहे हो कि आई एम अ हैप्पी पर्सन, हाँ हाँ एंड इफ आई विल गेट अ कंपेनियन हु विल बी हैप्पी, हाँ हाँ देन टू विल बी लाइक हम दुनिया हाँ जीत लेंगे। हाँ अगर इस थॉट के लिए आपको चाहिए कि हम साथ में ग्रो करेंगे, साथ में हम कंपेनियनशिप निभाएंगे, हम साथ एक दूसरे का साथ देंगे, हाँ। हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, हाँ। अगर इसलिए आप शादी कर रहे हो और आप कमिटमेंट के लिए रेडी हो, हाँ। तो आप में फीलिंग्स आएंगी। अच्छा, अभी आपने ना इसमें दो चीजें कही, एक तो ऑप्शंस बहुत हो गए हैं और दूसरा आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं, ये आपको समझना होगा। ना कि क्योंकि सोसाइटी मांग रही है इसलिए मुझे शादी करनी है, ना कि मेरे कजिन्स की शादी हो गई है इसीलिए मुझे शादी करनी है ना? एक दूसरे को देख के हम लोगों को शादी करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज जो प्रेशर होता है, विच इज एज। Yes. विच इज एज हाँ। कि यार अब ना 27 हो गया है, अब 28 हो गया है, अरे यार आफ्टर 2 years मैं ना 30 हो जाऊंगी या मैं 30 हो जाऊंगा, अब तो मुझे शादी करनी है। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। पहले हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं, इंसान ना कंफ्यूज है इस चीज को लेके कि मेरे सामने इतने सारे ऑप्शन हैं, राइट? कि मुझे शादी.com से भी रिश्ते आ रहे हैं, मुझे जीवन साथी से भी रिश्ते आ रहे हैं, मेरे पापा के थ्रू या मेरे फैमिली के थ्रू भी रिश्ते आ रहे हैं, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। True. ठीक है, इसमें ना ये बात अच्छी है, हाँ। उसमें ना वो बात अच्छी है। ठीक है, इंसान कंफ्यूज हो जाए, वो क्लियरिटी कैसे आए? ये क्लैरिटी में ना ये बहुत समझना जरूरी है। हाँ दैट लव, जैसे हमने बात करी हाँ। शुरू में, वापस से उस पे आते हैं, दैट लव इज नॉट अबाउट finding a perfection हाँ। in a partner, हम्म, in your partner. It's about you having an imperfection, you're working with that, you're dealing with that. आप strong bond बना दे। तो हम ना perfection के पीछे भागने लगे कि एक इंसान है तो उसमें 10 चेकलिस्ट एक्सेल शीट पे जो हमने बनाई हुई है वो टिक 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 होनी है, ऐसा नहीं होता। बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट। आप Yeah, एक ही of इंसान में सब कुछ ढूंढ रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, क्या एक ही जॉब में हमें सब कुछ मिल जाता है? कहीं हमें लोग अच्छे मिलते हैं, कहीं हमें ग्रोथ अच्छी मिलती है, हाँ। कहीं हमें इंक्रीमेंट अच्छा मिलता है, कहीं हमें फैसिलिटीज ज्यादा मिलती हाँ। है, कहीं पे एम्प्लॉय को सिर्फ एम्प्लॉय समझा जाता है, लेकिन कहीं पे एम्प्लॉयज को फैमिली समझा जाता है। हाँ। तो क्राइटेरिया हर किसी के अलग अलग है। तो हमें ये समझना है कि हम जो चेकलिस्ट लिए बैठे हैं, हाँ। आप उनमें से ना मिनिमम 3 या 4 या 5 आप रखिए हाँ। कि ये अगर चेकलिस्ट है, बाकी हम निभा लेंगे। हाँ। तो वो सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वो 10 की 10 इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। हाँ। जैसे अगर कोई इंसान चेकलिस्ट बना रहा है, उसको 10 चीजें चाहिए लाइफ में, तो 10 में से जो टॉप 5 पे आती होंगी ना, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना? जैसे आप अगर लिस्ट बनाओगे ना कि आपके 10 ड्रीम्स क्या हैं, आप बना के देखना, आप 20 बना के देखना या 10 बना के देखना, आपके 5 विल बी मटेरियलिस्टिक। हाँ, लोग नीचे आते- आर्टिफिशियल चीजों के पीछे कितना ज्यादा भागने लग गए हैं। Exactly. हाँ। लेकिन बाद में आप आओगे ना, देन योर ड्रीम्स विल बी स्पिरिचुअल। हाँ। मुझे ये करना है, मुझे एनजीओ के लिए इतने पैसे चाहिए, मुझे गरीब बच्चों के लिए करना है, मुझे गर्ल चाइल्ड के लिए करना है। यू विल सी दैट, है ना? सिमिलरली जब हम अपने पार्टनर की लिस्ट बनाते हैं, आप देखोगे कि जो शुरू की है ना, आप उस पर टिके रहो। इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ। रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है या ब्यूटी इंपॉर्टेंट है, या हाँ। फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट? आप वो देखो ना। हाँ। अगर एक फीमेल
हार्ड वर्किंग है, सेटल्ड है, आपने जब उससे बात करी, वो रिस्पेक्ट देना जानती है, आपको उसके साथ वो वाइब्रेशंस आते हैं, तो अगर वो ब्यूटी में 10% या 5% ऊपर नीचे तो क्या काम नहीं चलेगा। बट आपको ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऊपर रखने हैं, फिर आप रख लो। फिर ब्यूटी वाले में तो ज्यादा कलेश है। मैंने एक कोट पढ़ा था, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, इंडिया में 97% से ज्यादा फीमेल एक गलत पार्टनर के साथ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, और इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा या सबसे ज्यादा मेल गलत पार्टनर के साथ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटी। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटी। आप इसको मैक्सिमम लेवल पे कह सकते हैं, बिकॉज इट्स व्हाई, बिकॉज जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई, अपब्रिंगिंग में हमें सिखाया गया कि फीमेल की सिक्योरिटी क्या है फ्यूचर में, पैसा। ये ट्रू। और हमें मेल के साथ अपब्रिंगिंग में सिखाया गया कि इसके साथ जो पार्टनर होगा वो सुंदर दिखना चाहिए। तो फीमेल के लिए पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसे लाइफ में सेटल करेगा। पार्टनर ऐसा मिले जो पैसे वाला हो, पैसा कमाता हो, जो उसको सेटल करेगा। और मेल को ये सिखाया गया कि इसके साथ लगती हुई सुंदर लगनी चाहिए। आपने देखा होगा जब अरेंज मैरिज होती है या लव मैरिज में भी बहुत जगह ऐसा होता है, अरेंज मैरिज स्पेशली, कि मुंह दिखाई होती है। मुंह दिखाई में जब आस पड़ोस के लोग, चाहे वो गांव के हो चाहे वो पढ़े लिखे हो, जब वो आते हैं तो पहला अक्षर वो फीमेल को देखने के बाद क्या बोलते हैं। वो कभी नहीं बोलते कि ये कितनी पढ़ी लिखी है, या वो कभी नहीं बोलते कि इसकी फैमिली कितनी अच्छी है, इसके वैल्यू सिस्टम कितने अच्छे हैं। आपको जब एक फीमेल ने नमस्ते कहा होगा, आपके पाँव छुए होंगे या आपको पानी पिलाया होगा, आपको उसकी वाइब्रेशंस, एनर्जी समझ में आती है। कभी नहीं। आप जैसे ही सबसे पहले आप मुंह दिखाई किसी की करने जाते हैं, आपका पहला वर्ड निकलता है सुंदर है। हाँ, इवन हमारे रिचुअल्स में भी ऐसे कुछ ना परंपराएं रखी गई हैं जो एक्चुअली पैसे को टिक करती हैं और दूसरी सुंदरता को टिक कर रही हैं। तो वो पहला वर्ड क्यों निकलता है कि सुंदर बहू लाया है, बहू बड़ी सुंदर लाया है ना। दरवाजे पे जब आती है तो बहू बड़ी सुंदर है। जब आपने देखा होगा कि दुल्हन की एंट्री भी होती है जब, है ना, शादी में, तो जब तक वो स्टेज तक जाती है सब तब उसको ऐसे एक टक नजर से देख रहे होते हैं, लाइक कि हाँ सुंदर है। कोई बोलते हैं, जब वो स्टेज पे पहुंचती है और लड़के के साथ खड़ी होती है, तब भी बहुत लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि लड़के से कम सुंदर है, लड़के से ज्यादा सुंदर है, लड़के से लंबी है, लड़के से छोटी है। ट्रू, एंड वाइस वर्सा, इट्स फॉर मेल एज वेल। तो आपने बहुत सही बात बोली कि ये हमारी सोसाइटी की जो अपब्रिंगिंग है कि फीमेल्स का जो सिक्योरिटी है वो पैसा, फाइनेंसेस, और मेल को जो आंका जाता है दैट इज विद अ ब्यूटीफुल पार्टनर, दैट हैपेंस। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, विच इज मैरिज। मैं शादी के लिए तैयार हूँ या नहीं, ये मैं कैसे समझूं? जब आप फैंसी शो ऑफ लग्जरीज को साइड में रख के एक लिस्ट बनाएं और आप समझे दैट आर यू enough for yourself, then you are ready for marriage. Are you happy inside, or you need a partner to make you happy? It's that means you're not ready. If you're thinking you are happy, ek aur aayega to chalega, then you are ready for marriage. You are understanding your emotions and you are ready to understand your partner's emotions, then you are ready for marriage. When you are marrying just for कि मुझे शादी करनी है, कंपैटिबल इंसान मिलेगा और हम हम कंपैटिबिलिटी होगी, एक कंपेनियन मिलेगा, उसके लिए आप शादी कर रहे हो, या शादी आप किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कर रहे हो, एज की वजह से कर रहे हो, इन फैक्टर्स से कर रहे हो, तो आपको समझना है कि आप शादी के लिए तैयार हो कि नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ यू आर रेडी फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू आर रेडी फॉर मैरिज। लेकिन आज का इशू क्या है, लोग वेडिंग के लिए रेडी हैं, मैरिज के लिए रेडी नहीं है। दिखावा। यस, दे आर रेडी फॉर वेडिंग। ऐसा प्री वेडिंग शूट होगा, हनीमून मालदीव्स में होगा, फोटोज डलेंगे, पिक्चर्स डलेंगे, दे आर रेडी फॉर दैट। लहंगा मनीष मल्होत्रा होगा या फर्स्ट कॉपी ऑफ मनीष मल्होत्रा होगा, बट दे आर नॉट रेडी फॉर मैरिज, दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। दैट्स द इशू। आपने बहुत सच बात कही दैट लोग वेडिंग करना चाहते हैं, शादी नहीं। लोगों को दिखावा चाहिए, अंदर का पीस नहीं। और आफ्टर सम ईयर ना लोग यही ढूंढने जाते हैं कि यार शादी तो कर ली, फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ, उस इंसान के साथ हूँ जो इंसान चाहिए था, स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। ओके, सो आपने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपने आप से पूछनी है, तब आपको समझ में आएगा कि आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। अब एक सोसाइटी प्रेशर या फैमिली प्रेशर के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। एज एंड कास्ट सच में मैटर करती है शादी के लिए, स्पेशली एज? बिल्कुल भी नहीं। पीपल आर लाइक, कहते हैं ना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, शादी की भी नहीं है। आप इतनी न्यूज देखते हैं जिसमें किसी ने 40 की एज में शादी करी है, किसी ने 45 की एज में शादी करी है, किसी ने 3 कर ली तो 67 तक भी वो चौथी कर रहे हैं, कोई 70 इयर्स की एज में शादी कर रहा है। तो कहते हैं ना प्यार और शादी की कोई एज नहीं है।
आप ये बिकॉज आप ना हर एज में मैच्योर हो रहे हो, आपका उम्र का पड़ाव होता है तो आपको प्यार होता है, अलग होता है। आप किसी उम्र के पड़ाव पे हो तो आपको शादी करने का मन करता है, आप किसी मेच्योरिटी के पड़ाव पे, और बिकॉज यू आर ग्रोइंग एवरी डे, एवरी डे यू आर ग्रोइंग, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक शादी की एज होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर में होनी चाहिए। बट व्हाट अबाउट दैट बायोलॉजिकल क्लॉक? अब तो इतना कुछ आ गया है हमारे टाइम में हम सोच सकते थे कि बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रही है और ऐसा होना चाहिए वैसा, मतलब आज को मुझे लगता है फीमेल्स आर आल्सो वेरी ओपन माइंडेड कि अपने वो एग्स फ्रीज कर दे रही हैं, है ना, कि आगे कुछ होगा तो हम ऐसा करेंगे। तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज सी आई ऑलवेज से दिस कि एक गलत पार्टनर के साथ फंसने से अच्छा है डेट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गलत इंसान में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। यू सेव योर एनर्जी, यू सेव योर वाइब्रेशंस, यू सेव योर हैप्पीनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सोसाइटी के प्रेशर में, एज के प्रेशर में अगर हम गलत इंसान के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर कब तक? वो दिखावा सिर्फ कुछ घंटों का होगा, पता है, लेकिन सारी जिंदगी जिसको चलना है ना, उसे सोचना बहुत जरूरी है। हाँ। एंड व्हाट अबाउट कास्ट? बिकॉज यू नो आप आजकल तो ठीक है कि लोग बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं, बट स्टिल आज भी कहीं ना कहीं अगर आप सोसाइटी में एक कोने में जाके देखें, मैंने खुद ये देखा है, सुना है कि फ्रीडम है, सब कुछ दे दिया, शादी लेकिन हमारे हिसाब से ही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्टिल तुम्हें हम मौका दे देते हैं कि तुम अपने चॉइस से शादी करो, बट कास्ट सेम रख लेना, वो फैक्टर आज भी है, ठीक है। और उसमें जब हमारी चॉइसेस, जैसे आपने, अब उस टॉपिक पर आते हैं जो आपने कहा कि आप लिखिए आपको क्या क्या चाहिए एक पार्टनर में, आपकी वो जो पहली 5 क्वालिटीज होंगी ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके पार्टनर के चॉइसेस के मामले में, कि भाई मुझे ये पार्टनर चाहिए लेकिन मुझे ये चॉइसेस चाहिए। वहाँ कभी कभी ना एक एज इशू आ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा, आजकल तो चलो एज को भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि इट्स कम्प्लीटली, बट कास्ट आज भी एक बहुत बड़ा इशू है। यस, आई कैन अग्री विद इट, बट मेरा ये मानना है कि जब हम ये विजुलाइज कर रहे थे और वो लिस्ट बना रहे थे कि हमें अपना लिए कौन सा पार्टनर चाहिए, तो अगर आपके लिए कास्ट इंपॉर्टेंट है तो उसमें एक लिस्ट, एक कास्ट की डाल दो, हाँ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट पता है क्या है इसमें ना, मोर ओवर 2-3 चीजें हैं कि पहला, कि अगर मान लीजिए आपको एक फैमिली में रहना है, 2 individuals need to be very strong about it. That is very important. जो 2 लोग शादी कर रहे हैं, जो 2 लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जो प्यार के बंधन में, शादी के बंधन में जो 2 लोग बंध रहे हैं, उन्हें स्ट्रांगली मेंटली इतना यू नो रिजिड मैं बोलूंगी, या इतना स्ट्रांग रहना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को लेके कि वो ये स्टेप ले सके कि उन्हें कास्ट से बाहर जाना है नहीं जाना। अब इसमें 2 चीज होती है, जैसे कई बार लड़के इसलिए डरते हैं कि क्योंकि पार्टनर को शादी के बाद अपने घर लेके जाना है, तो उनके अपने कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ वो होता है। अब ये कास्ट सेम भी बोलते हैं तो इसमें रीजन सिर्फ यही होता है कि कल को जाके आपके वैल्यू वाइज या आपके रिचुअल वाइज जो है वो चेंजेस ना आए, क्योंकि वहां पे ज्यादा टकराव होता है ज्यादातर, कि हमारे यहाँ दिवाली ऐसे बनती है, आपके यहाँ दिवाली ऐसे बनती है, हमारे यहाँ होली ऐसी बनती है। तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि ये क्लैशेस ना हो, है ना। जब सेम कास्ट के आप सेम चीज उससे होते हो तो वो आप एक सही तरीके से, कायदे से, रिस्पेक्ट के साथ आप निभा सकते हो। लेकिन जब आप एक अलग कास्ट में या अलग रिलीजन में आप चले जाते हो तो वहां पे ना चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर। वहाँ शायद हम लोग ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, बट जैसे मैंने कहा ना कि 2 लोग, 2 इंडिविजुअल जो आगे बंधन में बनने जा रहे हैं, अगर वो स्ट्रांग है, उनके लिए क्या मैटर करता है, दिवाली साल में एक बार आएगी, तो 365 दिन में से कितने दिन इंपॉर्टेंट है साथ रह के खुशी से रहना, या सिर्फ एक दिन दिवाली का? हमें ये समझने की जरूरत है कि इंपॉर्टेंट क्या है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपको लगे ना कि कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ईगो है, दिक्कत है, क्लैशेस हैं, और एक तरफ आपका रिलेशनशिप है, आप हमेशा देखना पल्ला किसका भारी है। अगर आपके रिलेशनशिप का पल्ला हमेशा भारी है ना, तो ये सब आपको मायने ही नहीं रखते। लेकिन आप फंसे पड़े हो, प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, लेकिन आप फंसे पड़े हो दिवाली मेरी फैमिली के हिसाब से होनी चाहिए, ये मेरे रीच, आप 50-50 कर लो ना, आप थोड़ा उनका मानो, थोड़ा अपना मना लो। ये अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन कि एक ही के हिसाब से करना। अब जैसे मैं हूँ, अब मेरी अगर शादी हुई है, शायद मैं भी मेंटली रेडी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ आपके हिसाब से क्यों करूँ। मेरी शादी अगर 25 एज में हुई है या 30 में हुई है, तो 30 सालों तक मैं एक घर गृहस्थी में पल कर आई हूँ। मैंने कुछ रिचुअल्स देखे हैं, कुछ तौर तरीके देखे हैं। अब आप बोलो मैं रातों रात उसको चेंज कर दूँ, तो ये ओपन माइंडेड पार्टनर को भी होना पड़ेगा, ये ओपन माइंडेड इन लॉज को भी होना पड़ेगा, ये ओपन माइंडेड पेरेंट्स को भी होना पड़ेगा। एंड पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है, डजंट मैटर। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ सेम कास्ट में करने से आपके बच्चे खुश रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है। वापस से ये भी मिथ है कि सेम कास्ट में करने से वो होगा। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने जब मैनिफेस्ट किया, तो क्योंकि ये वाली बात उठी तो मुझे ये जस्ट कनेक्ट किया।
तो मैंने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया एंड हम क्यों इतने कनेक्ट भी हो गए कि फर्स्ट टाइम जब हम मिले एक दूसरे से एंड वी वर टॉकिंग, तो हम मेरी प्रोफेसर के घर पे उन्होंने मिलवाया था, मेरी प्रोफेसर ने सजेस्ट किया था मेरे हस्बैंड को, और मेरे प्रोफेसर ने मेरे फादर को कॉल किया कि एक लड़का है मैं मिलवा दूं, तो मेरे फादर ने बोला मैं भी इतने देख ही रहा हूँ, एक आप भी ठीक है, सो कैन योर प्रोफेसर आपके साथ इतने सालों से है। तो उनके प्रोफेसर के घर पे हम मिले, हमने साथ में डिनर किया, उसके बाद मेरी प्रोफेसर ने बोला कि आप लोग आपस में बात कर लो। एंड ट्रस्ट मी, जब हम बिलीव यू मी, जब हम बात कर रहे थे तो वी वर लाइक कि किसी ने ना पत्ते बिछाए पीछे, मतलब पत्ते बिछाए इन टर्म्स ऑफ कि किसी ने ना बहुत बड़ी प्लानिंग करी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि whatever I'm saying he's saying yes, whatever he's saying I'm saying yes, and whatever we are discussing, like कौन सा गाना फेवरेट है सेम है, कौन से शूज ब्रांड का पसंद है दोनों, हालांकि आई एम अ फीमेल बट मैं सेम पहनती हूँ, व्हाटएवर ही इज वेयरिंग, कौन सी वॉच पसंद है ये पसंद है, खाने के बाद मीठा ये पसंद है, खाने के साथ रायता बूंदी का। तो जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे ना वी वर लाइक ओ माय गॉड। उसके बाद जब वो सेकंड लेवल पे डिस्कशन हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, सेम गांव, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम जगह से, आपके कितने भाई बहन है सेम, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो सेम, सेम मतलब गवर्नमेंट स्कूल, आपके कितने भाई बहन है इतने, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं ये, सब सेम चल रहा है, मतलब दादी हमारे कौन से ईयर में गई सेम है। तो जब हम इतने, तो हमें लग रहा था किसी ने तो सेटिंग बिछाई है, कि किसी को इतना कैसे पता है कि हम हर चीज सेम बोले जाते। तो हमारे बाय डिफॉल्ट घर आसपास निकले, हम सेम कास्ट से निकले, सब कुछ, मतलब नॉट कास्ट, मतलब सब कुछ सेम निकला हमारा, कहने का मतलब है ये बाय डिफॉल्ट मैनिफेस्ट हो गया, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं मेरी फैमिली में मैं आई एम द एल्डर वन, मेरी सिस्टर का सेम हुआ, बट मेरी जो सबसे छोटी, जो मेरी मिडिल सिस्टर, जो बीच वाली सिस्टर है, वो अलग फैमिली में गई है, उसका मैनिफेस्टेशन अलग फैमिली में हुआ, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पैरामीटर्स हर चीज के, बट शी लाइक मैनिफेस्टेड अ वंडरफुल पार्टनर। तो कास्ट का, रिलीजन का या इसका कोई मैटर नहीं करता, हम इस लेवल पे मैच्योर होने चाहिए। इट्स जस्ट अबाउट वो अंडरस्टैंडिंग कि जब बात रिचुअल्स की आती है, जब बात फेस्टिवल्स पे आती है ना, तो वो हम उसको कैसे कर सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं क्या, या हमें सिर्फ वो रिजिड रहना है कि हमारे हिसाब से ही चलेगा, तो फिर तो फटे हैं, मतलब दंगे हैं। फिर तो दंगे। आपने ये मैनिफेस्टेशन की बात की कि हम लोगों ने हमारे तीनों सिस्टर्स ने अपने अपने हिसाब से एक मैनिफेस्ट किया था। अब उस टॉपिक पे आती हूँ। इंसान के दिमाग में दिन भर में ना के हम ये कह सकते हैं कि लाखों में थॉट्स आते हैं, हर सेकंड पे शायद हमारा थॉट बदल रहा है, हर टाइम हम तो पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तो फिर मैनिफेस्टेशन काम कैसे करेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे माइंड में आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स एंड स्टिल मैं अपने आप को प्रेस करे जा रही हूँ, नहीं भावना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, ये पॉसिबल नहीं है। 100% पॉसिबल नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ टाइम ऐसा निकालो, कुछ एक्सरसाइज ऐसी निकालो, एटलीस्ट उस टाइम पे आपका दिमाग ठंडा रहे और आप अच्छा सोचो। इट्स वेरी ट्रू कि जब आप वर्क प्लेस पे होते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि 24 घंटे अच्छा सोचना, बिकॉज यहाँ बॉस चिल्ला रहे हैं, प्रेजेंटेशन हुई नहीं और मैं सोचू हो सब कुछ हो जाता है, इट्स डिफिकल्ट। इसलिए बोला जाता है जब आप सुबह उठते हो, दैट इज योर टाइम, वो आपकी एनर्जी मेंटेन करता है पूरा दिन, तब आप विजुअलाइजेशन कीजिए, एफर्मेशन कीजिए। जब आप सोते हो, दैट इज योर टाइम, आप तब फोकस कीजिए, आप तब विजुअलाइज कीजिए। जब आप लिखते हो तो आप 100% उस लिखने के ऊपर हो, वो कुछ टाइम आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। आप देखोगे जब ये प्रैक्टिसेस आप शुरू करोगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब बाय डिफॉल्ट आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी, लोग सच में आपका फेस देख के बोलने लगेंगे कि क्या हो गया आजकल, क्या कर रही हो। ओके और कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर भी है हमारे साथ, लेकिन हमारे मन में शक है, डाउट्स हैं, ठीक है, और हम तभी भी एक पॉजिटिविटी लेकर चल रहे हैं कि नहीं ये तो ऐसा हो जाएगा, नहीं ये तो ऐसा हो जाएगा। एक रॉन्ग थॉट प्रोसेस नहीं चल रही है हमारे मन में? बिल्कुल चल रही है, लेकिन ना सवाल ये है कि ये रॉन्ग प्रोसेसेस किस वजह से चल रही है। जैसे डाउट्स क्या हैं? डाउट क्या ये है कि शादी होगी नहीं होगी, ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, डाउट क्या है? आप पहले वो डाउट क्लैरिटी दीजिए। डाउट क्या कि शादी नहीं होगी या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। अब अगर इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, उसके पैरामीटर्स क्या है? जैसे ये कभी कभी ना अपने दोस्तों के आगे मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है, बट ये ठीक हो जाएगा। तो अगर ये रेड फ्लैग आपने मिस कर दिया तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। अगर ये कभी कभी गायब हो जाता है, जैसे वन ऑफ द आई वाज जस्ट डूइंग वन ऑफ द काउंसलिंग सम कपल ऑफ डेज बैक, आई गेस अ मंथ बैक, and that female came to me and we were doing a counseling and I was understanding कि क्या चल रहा है, childhood trauma क्या है, whatever। उस पूरे सेशन में उसने एक बात क्या शेयर करी कि जो मेरा पार्टनर है मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसकी ना बस एक दिक्कत है कि वो एक महीने के लिए गायब होता है।
फिर 1 महीने बाद वो आता है, फिर वो सॉरी बोलता है मैं आज के बाद नहीं करूंगा, मैं चला गया था, मुझे स्पेस चाहिए था, बट यू आर द बेस्ट फॉर मी, ये करता है, फिर वापस आता है, सॉरी बोलता है, फिर 15 दिन 20 दिन ठीक रहता है, उसके बाद वापस चला जाता है। तो अब आपको क्या लगता है क्या है? तो ये अगर नजरअंदाज करके आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। ये नेगेटिव नहीं है, ये तो इसको तो आप आज की लैंग्वेज में हम इसको रेड फ्लैग्स बोलते हैं। या फीमेल्स का ये बोलना, बिकॉज फीमेल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर इन हेड, फीमेल्स आर मोर इमोशनली इन्वॉल्व एंड स्ट्रॉन्ग, फीमेल्स आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। तो उन्हें लगता है वो सब कुछ ठीक कर सकती है, ये भी गड़बड़ है। कि इसे मैं बदल दूंगी, ये ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ मैं संभाल लूंगी, हो जाएगा। दिस इज वेरी बैड थिंग। इसीलिए वो नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके सामने क्या हो रहा है, बट आप उसको इग्नोर करके बार बार यही सोच रहे हो कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। रेड फ्लैग्स की आपने बात की, कैसे समझे रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं और ग्रीन फ्लैग्स कौन से होते हैं? तो रेड फ्लैग की अगर हम बात करें, जैसे हमने अपनी लिस्ट में बोला कि रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, तो अगर वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपने दोस्तों के सामने या खाली में भी, अकेले में भी अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आपको, तो ये एक रेड फ्लैग है। अगर आपके ड्रीम्स को आपकी हॉबी समझ रहे हैं तो रेड फ्लैग है। कि आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, मुझे लाइफ में ये करना है, ये करना है, ये करना है, उन्हें लग रहा है 4 दिन करेगी फिर छोड़ देगी, तो थोड़े हल्के में ले रहे हैं, तो ये रेड फ्लैग है। अगर वो ग्रोथ की बात नहीं करते आपके साथ, तो ये रेड फ्लैग है कि मतलब वो खुद भी ग्रोथ की बात करें और वो आपको भी लाइफ में ग्रो होने का मौका दें, तो ये रेड फ्लैग है। अगर वो मौका नहीं दे रहे हैं, ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहे रिलेशनशिप में, तो ये रेड फ्लैग है। अगर वो आपको मैनिपुलेट करते हैं तो रेड फ्लैग है। और मैनिपुलेशन किसी भी लेवल पे हो सकता है, फाइनेंसिस लेवल पे भी हो सकता है कि पैसे मैं संभाल लूंगा, अकाउंट की डिटेल्स मुझे दे दो, इसका डिटेल्स मुझे दे दो, फेसबुक का दे दो, इंस्टाग्राम का देखो, आई विल हैंडल, डोंट वरी। वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं हर तरीके से, तो भी एक रेड फ्लैग है। मैनिपुलेशन करते हैं, हम बोलते हैं ना गैस लाइटिंग कर रहे हैं, आपके हर इमोशन को बोलना कि ऐसा तू सोचती है, ऐसा है नहीं, यू आर डूइंग ओवर थिंकिंग, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। या मैंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे अवॉइड करो, तुम ज्यादा सोचती हो, ठीक है, या तुम ऐसा करते हो। या हर बात में ना सेल्फ वर्थ पे डाउट करना, या ये कहना कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम देख लेना, तुम्हारा मेरे बिना लाइफ में कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे बिना लाइफ में कोई और नहीं मिलेगा, ये सब बोलना रेड फ्लैग्स हैं। अब्यूजिव अगर है तो रेड फ्लैग है, और अब्यूजिव हमेशा ध्यान रखना है सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल अब्यूज बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। और यही लोगों को समझ में नहीं आता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हस्बैंड जो है लड़के के पास पैसा है, मैं जिससे मैंने शादी की है उसके पास पैसा है। स्पेशली एक बहुत गलत सोच बनी हुई है कि अगर वो आपको अब्यूज नहीं करता, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है लेकिन आपको अब्यूज नहीं कर रहा है, वो आपको सारी चीजें लाके दे रहा है, आपके साथ उसका बिहेवियर अच्छा है, लेकिन वो आपको हर चीज में सख्त रख रहा है, ठीक है। अगर इंसान मार रहा है वो बुरा हस्बैंड है। What about that guy जो आपको हर चीज में सख्ती रख रहा है, क्या वो बुरा नहीं है? Exactly. मैंने कहा ना कि फिजिकल अब्यूज से ज्यादा मेंटल अब्यूज भी है। उसको हर टाइम टॉन्ट करना, सरकाज़म करना, फैमिली को डीवैल्यू करना, सामने वाले को डीवैल्यू करना, ये सब आते हैं। कंट्रोलिंग अगर नेचर है तो रेड फ्लैग, यहाँ नहीं जाओगी, वहां नहीं जाओगी, ये नहीं खाओगी, वो नहीं पहनोगी। या वाइस वर्सा, लड़की के लिए भी, लड़के के लिए भी, कि लड़के को कई बार फीमेल्स रोकती हैं, ये किसी और लड़की से बात नहीं करोगे, 10 बजे के बाद तुम्हारा फोन बिजी नहीं होना चाहिए, तुम ऑफिस जाओगे तो मुझे इतनी बार फोन करना है। तो अगर कंट्रोलिंग पार्टनर है तो वो भी रेड फ्लैग। हाँ। अब ये रेड और ग्रीन फ्लैग्स की हमने बात की, अब थोड़ा सा ना शादी के बाद के टॉपिक पर आते हैं। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन शादी के बाद भी काम करता है, और अगर हाँ तो वो कैसे? बिल्कुल काम करता है। हमें ये समझना चाहिए कि एंड गोल क्या था, शादी नहीं, शादी के बाद उस रिश्ते को निभाना। आप जब तक भी साथ हो, 2 साल 15 साल, नॉट 2 साल, 20 साल 25 साल 80 साल 100 साल अगर आप साथ हो, तो आपको वो रिश्ता निभाना है। तो उसके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि हमने शादी कर ली, हम उस रिलेशनशिप के पीक पर आ गए, लव लैंग्वेज की पीक पर आ गए, बट अब उसको सस्टेन भी तो करना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है, कई बार कहते हैं ना, प्यार ऊपर नीचे हो सकता है, रिस्पेक्ट ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो हमें उसके लिए मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। जो हमारा लव है, हमारा बॉन्ड है, उसके लिए ग्रेटफुल और मैनिफेस्टेशन हमें कंटिन्यू करना चाहिए। उसके साथ हम आगे जो करना चाहते हैं लाइफ में, वो करना चाहते हैं, सपने देखना चाहते हैं, वेकेशंस पे जाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखना है मैनिफेस्टेशन, और लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखना है ग्रैटिट्यूड। अब ना सोशल मीडिया पर बहुत सारे कोट्स वायरल होते हैं व्हिच इज रिलेटेड टू लव, रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स एंड ऑल। उन थॉट्स को लेके आपकी क्या सोच है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक सिंगल लाइंस मुझे आंसर चाहिए इसमें, और ताकि लोगों को भी समझ में आए कि कितना सच वो इंस्टाग्राम पे पढ़ रहे हैं। तो एक मैसेज मैंने पढ़ा था कि जो लोग बड़े बड़े मैसेजेस टाइप करते हैं वो इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इज इट ट्रू? थोड़ी सी परसेंटेज ज्यादा है,
हाँ, okay. इसका मतलब ये नहीं हाँ. है कि जो मैसेजेस लंबे टाइप नहीं करते हाँ. वो इमोशनल लेस होते हैं, ऐसा हाँ. नहीं है, बट यस जो लंबे टाइप करते हैं वो इमोशनल ज्यादा होते हैं, Okay. क्योंकि उन्हें तरीका आता है, वो हाँ. अपने इमोशंस भी समझ सकते हैं और सामने वाले के भी, उन्हें लिखना आता है, उन्हें एक्सप्रेस करना आता है, हाँ. दे आर मोर एक्सप्रेसिव जो हाँ. ज्यादा लंबे टाइप करते हैं, हाँ. बट दैट डजंट मीन जो नहीं करते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं है। Okay. The best love story is when someone fall in love with an unexpected person at the unexpected time. यस, बिकॉज हम बोलते हैं हाँ. कि लव हैपेंस, हाँ. लव नॉट प्लान्ड, हाँ. ये प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग तो ऊपर वाले की जो हमें पता ही नहीं है, बट प्यार हो जाता है। हाँ. तो जब किसी ऐसे इंसान के साथ प्यार होता है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, हाँ. जिसके आपके शायद बहुत सारी चीजें मैच भी हाँ. नहीं करती, आपने सोचा भी नहीं था ऐसा हाँ. कोई इंसान आएगा, तो जब ये अनएक्सपेक्टेड लेवल पे आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको एहसास दिला देता है कि आप लाइफ में ये ढूंढ रहे थे और मैं ये हूँ, हाँ. या आप लाइफ में ये चाहते हो, तो फिर वो इंसान ऐसा बन जाता है जिसे आप पार्टनर के रूप में। अच्छा, मैंने एक ना बहुत थोड़ा सा अजीब, आई डोंट नो क्या है, हाँ, पीपल हु ब्लश इजीली आर मोर जेनरियस एंड ट्रू ट्रस्टवर्दी, इज इट ट्रू? थोड़ा सा ज्यादा यस। हाँ. जैसे आपने इफ यू हैव सीन आर माधवन मूवी, हाँ. है ना, हाँ. सो जब लेट्स से तनुज मनी हाँ. देखी हो या हाँ. कोई और देखी हो, हाँ. सो व्हेन जब उनकी तारीफ करते हैं ना कि शर्मा जी बड़े क्यूट हुआ, हाँ. तो ही ब्लश एंड ही हाँ. स्माइल, तो हाँ. कहते हैं थोड़ी सी ऑनेस्टी लेवल उनका ज्यादा होता है, हाँ. उनके वो ना अच्छी चीज क्या है, वो क्यों हम उनको ऑनेस्ट ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस छुपाते नहीं है, हाँ. वो इमोशंस और जो एक्सप्रेशन है वो एकदम से उनके चेहरे पे आ जाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि हाँ थोड़े से ज्यादा इमोशनल और ऑनेस्ट इनको हम प्रेफर कर सकते हैं जो ब्लश ज्यादा करता है। ओके. अच्छा, फीमेल्स जो होती हैं अगर वो किसी रिलेशनशिप में जा रही हैं जो उन्हें बहुत पसंद है ना, वो अपने फ्रेंड्स को भूल जाती हैं भूलती नहीं है, या फिर but 2-3 फ्रेंड्स को छोड़ सकती है कि हाँ ठीक है मुझे वो मिल गया, अब हो गया सब कुछ है? नहीं ऐसा होता हाँ. नहीं है, भूलती नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट प्रायोरिटी फर्स्ट, हाँ. एंड इट्स अबाउट कि जब कोई नई रिलेशनशिप में आते हैं तो हर नया रिलेशनशिप हाँ. एनर्जी मांगता हाँ. है, वक्त मांगता है, हाँ. कंफर्ट मांगता है, हाँ. वो क्योंकि एनर्जी एक नया पार्टनर ले जा रहा है, अब उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करनी है, टाइम भी देना है, एनर्जी भी देनी है, तो बाय डिफॉल्ट वो फ्रेंड्स की तरफ से कम हो जाती है। अब फ्रेंड्स को ये समझना है कि क्या वो उनका साथ देंगे और उस टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, या वो उनको उस रिलेशनशिप में जाने से रोकेंगे, तू हमें भूल ही गई, तूने हमें छोड़ दिया। तो ये फ्रेंड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज वन। और उस पार्टनर की भी जरूरी है जो कल को ये बोले कि आप मेरी वजह से अपने दोस्त मत छोड़ना। आजकल मैंने एक चीज पढ़ी थी कि नो फोन आवर चल रहा है रिलेशनशिप में, तो आपको क्या लगता है कि अगर वीकली नो फोन आवर हम रखते हैं रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप ज्यादा इमोशनली कनेक्शन में आती है या ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होती हैं? 100% आप इसको बोल सकते हो डिजिटल डिटॉक्स। ओके. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ. आप कुछ भी हाँ. आप जब हम नो फोन जोन में आते हैं, हाँ. तो इसका मतलब ये होता है हम डिस्ट्रैक्शन के हाँ. बिना एक दूसरे से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। हाँ. कोई नेटफ्लिक्स नहीं है, कोई फोन कॉल्स नहीं है, ईमेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम विदाउट डिस्ट्रैक्शन हटा के हम एक अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ कि हर पार्टनर्स को रिलेशनशिप में ये रिचुअल बनाना चाहिए जिसको हम डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं। आप कोई भी रिचुअल जो आपको अच्छा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल एवरी संडे ब्रेकफास्ट विदाउट फोन, वॉक विदाउट फोन, विदाउट स्क्रीन, कैंडल लाइट डिनर जस्ट यू एंड मी। एंड पता है बेस्ट पार्ट क्या है इस डिजिटल डिटॉक्स का? इसके लिए कोई थेरेपिस्ट नहीं चाहिए, हाँ. इसके लिए कोई काउंसलर नहीं चाहिए, सिर्फ दो लोग आपस में साथ में मिलकर कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. When someone is truly loved, that person can be easily hurt over small and stupid things. यस, क्योंकि जब हम किसी इंसान में इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसकी छोटी से छोटी बात भी हमें बुरी लग जाती है। कई बार उसका साइलेंस बुरा लग जाता है, कई बार उसका लाउड वॉइस बुरा लग जाता है, कभी उसके वर्ड्स हर्ट कर जाते हैं। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर दिल की चाबी किसी को दी है, तो जब जब दस्तक होगी तब तब थोड़ी सी तकलीफ होगी, वो दस्तक किसी भी तरह की हो। तो ये नेगेटिव हो एक रिलेशनशिप के लिए क्या नेगेटिव थॉट नहीं है? नेगेटिव थॉट नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट कि आपने किसी को तो अपने दिल का दरवाजा खोलने दिया है ना, तो आपको जैसे सिंपल कि हम इट्स नॉट नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज माँ से भी तो गुस्सा आता है हमें, माँ की भी तो बात बुरी लगती है, पापा की भी लगती है, और कई बार गुस्से में हम बोलते हैं मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट हम कहीं नहीं जाते। तो सिमिलरली विद पार्टनर, हमें बुरी लग जाती है कोई बात, साइलेंस बुरा लग जाता है, कई बार उनका फोन उठाना बुरा। एक्चुअली क्या है ना, हम सिर्फ ये नहीं समझ पाते कि वर्ड्स हैं, उसके इमोशंस हमें कैसे लेने हैं। जैसे मैं बिजी हूँ, अगर ये दोस्त ने कहा तो मुझे चलता है, बट मैं बिजी हूँ। अगर ये मेरे पार्टनर ने कहा तो मुझे नहीं चलता है, ये मुझे अवॉइड कर रहा है क्या, या इसके लिए मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ। तो वर्ड सेम है, इमोशंस डिफरेंट है। तो जब किसी इंसान में हम इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए कोई छोटी सी बात भी हम दिल पे ले जाते हैं। Okay, when you become really close to someone, you can hear their voice in your head
when you read their message? Is it true? 100% ये इमोशनल टेलीपैथी की तरह काम करता है. Okay. जैसे सिमिलर विद एग्जांपल की जब हम कोई काम करते हैं या गलती करते हैं या गुस्सा करते हैं या हम कोई हरकत घर में करके आए हैं और उसके बाद हमारे पापा का फोन बजता है, हमें पता होता है इस पे क्या आने वाला है, हमारी मदर का फोन आता है, हमें पता है एग्जैक्ट किस टोन में. तो जब हम किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं और हम इमोशनली अटैच होते हैं, हम हीलिंग प्रोसेस में होते हैं, तो हमें ना उसके वर्ड्स कान में सुनाई देते हैं. तो उसने कहा अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा अच्छा, अब हमें पता है वो जो अच्छा है वो सार्कास्टिक है, फील गुड फैक्टर में लिखा गया है, हैप्पीनेस में लिखा गया है या गुस्से में लिखा गया है, वो हमें पता होता है. तो ये इमोशनल टेलीपैथी होती है. जो नाउ हम लोग ना रिलेशनशिप को लेके जो मिथ माइंड में है लोगों के, उनको जरा क्लियर कर लेते हैं. ठीक है. गेटिंग मैरिड इज द अल्टीमेट अचीवमेंट दैट गारंटी अ हैप्पी लाइफ. नो, क्योंकि शादी एक कमिटमेंट है. हम खुश अंदर से होते हैं, शादी हमें खुश नहीं करती. ओके. हेल्दी रिलेशनशिप हैज नो आर्गुमेंट्स, नो डिसरिस्पेक्ट और डिसएग्रीमेंट्स. नहीं, हेल्दी रिलेशनशिप में आर्गुमेंट्स हमेशा होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो हेल्दी नहीं है. ओके. इफ यू आर सिंगल, स्पेशली इन योर 30s, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ यू एंड यू मस्ट बी लोनली. नथिंग. नहीं, मैं समझी नहीं, दोबारा से. मतलब अगर आप अपने 30s में भी सिंगल हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ कमी आप ही के अंदर है. हाँ. नहीं. Okay. There is a specific age by which you must get married. Is it true? No. Okay. A spouse will solve all your problem, feel your emotion wide and make you feel whole. नहीं, आपको खुद में कंप्लीट होना है, देन स्पाउस अगर आएंगे तो वो उसमें इट विल बी चेरी ऑन द केक, बट यू शुड बी कंप्लीट इन योरसेल्फ. You can change your partner negative habits or behavior once you get married. नो, हम किसी को लाइफ में बदल नहीं सकते. हाँ, हमारी हरकतों से, हमारी हैबिट से कोई इंस्पायर हो सकता है. तो आप किसी को, फॉर एग्जांपल अगर आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर फिजिकली कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते या योगा नहीं चाहते या मेडिटेशन नहीं चाहते और आप उनको 24/7 ये करने के लिए बोल रहे हो, आप ये नहीं कर सकते. आप खुद करके उनको इंस्पायर कर सकते हैं. इस दुनिया में एक ना एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ आपके लिए बना हुआ है, और अगर आप उनको वक्त पर समझ नहीं पाए तो आप जिंदगी भर अकेले रहोगे. नो, क्योंकि सोलमेट्स एक से ज्यादा होते हैं. सोलमेट सिर्फ एक नहीं होता. हमारी लाइफ में हमारे पास जो होते हैं सोलमेट अलग अलग रूप में आते हैं और सोलमेट एक से ज्यादा हो सकते हैं. आपको शादी, स्पेशली फीमेल की तरफ से ये सवाल है कि आपको शादी उसी इंसान से करनी चाहिए जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं. ये इम्पोर्टेंट है, बट सिर्फ ये एक कैटेगरी नहीं हो सकती. शादी के लिए आपकी परफेक्ट एज 26 to 32 के बीच में ही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. शादी कभी भी कर सकते हैं. ओके. शादी मतलब लोगों के ऊपर जो ये प्रेशर है, ये थोड़ा जो है वो हट जाना चाहिए. ये 100% हट जाना चाहिए. आपको 60s में करनी है, 50s में करनी है, 40s में करनी है, जब आपका मन है तब आप शादी करो. ओके. सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आई, इतना अच्छे से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैरिजेस और साथ ही लव के बारे में एक्सप्लेन किया. एंड आई होप कि इन सभी लोगों के जो भी हमें देख रहे हैं, सबको उनके सवालों के जवाब जो हैं वो मिल गए होंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर. थैंक यू सो मच.